सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। पिछले वीडियो में आपने खानाबदोश इस पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि और पाठ का विशद विवेचन सुना। शब्दार्थ, पाठ की व्याख्या और भावार्थ को आप लोगों ने गहन चिंतन के साथ सुना। अब इस वीडियो में आपको खानाबदोश पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के विषय में वर्णन कर रहे हैं। सभी से निवेदन है, इसके अलावा भी आप अपने शब्दों में इन उत्तरों को लिख सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है पाठ में आए हुए भावों को अच्छी तरह समझना, ताकि हिंदी साहित्य या ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखे हुए साहित्य को हम गहराई से समझ सकें। प्रश्न 1, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता? जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन दहशत तथा अदृश्य डर में बीता था। सभी इस डर में जी रहे थे कि न जाने कब सूबे सिंह आएगा और फिर मार पिटाई का दौर चल पड़ेगा। प्रश्न 2, ईंटों को जोड़कर बनाए गए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफों की प्रतिध्वनियां थी, जहां सब कुछ अनिश्चित था। यह वाक्य मानव की किस मनोस्थिति का उजागर करता है? मानव के विषय में आपने पाठ में अच्छी तरह समझा होगा। वो एक खुददार और सच्चरित्र वाली महिला थी। यह वाक्य मानव के मन की दुविधाग्रस्त तथा कष्ट की स्थिति को दर्शाता है। मानव सदैव अपने भविष्य के लिए चिंतित रहती थी। वह सदैव अनिश्चितता, कष्ट तथा तकलीफों के बारे में सोचती रहती थी। ये बातें उसके मन में विद्यमान थी। जैसे जलती लकड़ियों के मध्य चिटपिट की आवाज होती है, वैसे ही उसके मन में उठने वाली अनिश्चितता, कष्ट तथा तकलीफें धीरे धीरे उभरती रहती थी। ये सभी उसके मन में छोटे रूप में विद्यमान थी। वे अभी तक ज्वाला का रूप धारण नहीं कर पाई थी। प्रश्न 3, मानो अभी तक भट्ठे की जिंदगी से तालमेल क्यों नहीं बैठा पाई थी? उत्तर, मानो एक किसान परिवार से थी। वह पहले अपने मालिक स्वयं थे, अपने लिए कमाते थे, किसी के पास मजदूरी नहीं करते थे। बदहाली के कारण उसे गांव छोड़कर भट्ठे पर काम करने के लिए आना पड़ा था। अपने पति सुकिया के कारण उसे भट्ठे में काम करना पड़ रहा था। भट्ठे का माहौल उसे पसंद नहीं था। शाम ढलते ही वहां का वातावरण काट खाने को आ रहा हो ऐसा लगता था। वह इस माहौल में घबराने लगती थी। यही कारण था कि यहाँ के जीवन से संबंध स्थापित नहीं कर पा रही थी। प्रश्न 4, खुद के हाथ पथी ईंटों का रंग भी बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते मानव के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। वह ख्याल था जो मानव के मन में बिजली की तरह कौंधा। इस संदर्भ में सुकिया के साथ हुए उसके वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। खुद के हाथ से पथी ईंटों का रंग बदला हुआ देखकर मानव के मन में इन्हीं पक्की ईंटों के घर बनाने का ख्याल आया।
यह सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। अब वह भी चाहती थी कि ऐसी पक्की ईंटों से उसका अपना छोटा सा घर हो। सुबह जब मानो ने उसे उठाया तो उससे चुप न रहा गया। मानो, क्या हम इन पक्की ईंटों से अपने लिए एक घर बना सकते हैं? सुकिया हैरान पूर्वक, पगली, 2-4 पैसे से पक्की ईंटों का घर नहीं बनता है। इसके लिए तो हमें बहुत सा पैसा चाहिए। मानो भोलेपन से, दूसरों के लिए जब हम ईंटें बनाते हैं तो अपने घर के लिए भी ईंटें बना सकते हैं। सुकिया समझाते हुए, हम भट्टे के मालिक के लिए काम करते हैं, ये सब ईंटें उसकी हैं। मानो दुखी होकर, हम बहुत मेहनत करेंगे और पैसे जोड़कर अपने लिए घर बनाएंगे। इसके लिए हम रात दिन मेहनत करेंगे। सुकिया, अच्छा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। दोनों का जीवन का उद्देश्य मिल गया था। आपने इसमें देखा, इस प्रसंग में दोनों जो है एक दूसरे की बातों का सम्मान भी करते थे। प्रश्न 5, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का कारण क्या था? सूबे सिंह की मानो पर बुरी नजर थी, अतः उसने असगर ठेकेदार को मानो को बुलाने के लिए कहा। वह असगर ठेकेदार ने यह बात मानो तथा सुकिया को कही तो सुकिया क्रोधित हो उठा। स्थिति भांपकर जसदेव ने फैसला किया कि वह मानो के स्थान पर सूबे सिंह के पास जाएगा। जब सूबे सिंह ने देखा कि मानो नहीं आई है और उसके स्थान पर जसदेव आया है तो वह बिफर पड़ा। मानो का सारा गुस्सा उसने जसदेव पर निकाल दिया। उसने जसदेव को बहुत बुरी तरह मारा। प्रश्न 6, सुकिया ने मानो की आंखों से बहुत बहते तेज अंधड़ों को देखा और उसकी किरकिराहट उसके अंतर्मन में महसूस की। सपनों के टूट जाने की आवाज उसके कानों को फाड़ रही थी। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ बताते हुए आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित खानाबदोश रचना से ली गई है। मानो और सुकिया सब भुलाकर अपना पक्का घर बनाने के सपने को पूरा करने लगे हुए हैं। सूबे सिंह के गंदे इरादे उसकी राह में रोड़े अटकाना आरंभ कर देते हैं। वह किसी भी कीमत में मानो को हासिल करना चाहता था, अतः वे दोनों पति पत्नी को परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढता था। आखिर एक दिन वह उसकी हिम्मत तोड़ने में सफल हो जाता है। व्याख्या, मानो जब रात को बनाई अपनी ईंटों की दुर्दशा देखती है तो जोर जोर से रोने लगती है। वे पति पत्नी बहुत प्रयास करते हैं। सूबे सिंह हर बार उस पर पानी फेर देता है। अब उसकी सहने की सीमा समाप्त हो गई है। उनकी बनाई सारी ईंटों को तोड़ दी गई हैं। मानो की आंखों से तकलीफ आंसू बनकर गिरने लगती है। हताश मानो को सुकिया रोते हुए देखता है। मानो की आंखों से गिरते हुए आंसुओं को वह तेज अंधड़ों के समान देखता है। मानो के हृदय से उठने वाला दर्द वह अपने हृदय में महसूस करता है। वह समझ जाता है कि यदि यहां से नहीं गया तो जो आगे होगा वह उचित नहीं होगा। प्रश्न 7, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है? इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की निम्नलिखित समस्याओं का रेखांकित किया गया है।
किसानों की जीविका चलाने के लिए गांवों से पलायन, मजदूरों का शोषण तथा नारकीय जीवन, जातिवाद तथा भेदभाव भरा जीवन, स्त्रियों का शोषण। लेखक ने प्रस्तुत कहानी में सुकिया और मानव के माध्यम से निम्नलिखित समस्याओं को हमारे समक्ष रखा है। ये ऐसे दो पात्रों की कहानी है जो भेड़ चाल में जीवन में बिताना चाहते हैं। वे समझौता नहीं करते, अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं और समाज के ठेकेदारों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वे अपनी शर्तों पर जीने के लिए कष्टों तक को गले लगाने को चूकते नहीं हैं। प्रश्न 8, चल, ये लोग हमारा घर न बनने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। इस कथन से सुकिया तथा मानो जैसे लोगों की शोषण भरी जिंदगी का पता चलता है। उन लोगों को पूंजीपतियों के हाथों शोषण का शिकार होना पड़ता है। पूंजीपति वर्ग उन्हें पैसे के जोर पर अपने हाथों की कठपुतलियां बनाकर रखना चाहता है। सूबे सिंह जैसे लोग सुकिया तथा मानो जैसे लोगों को चैन से जीने नहीं देते हैं। एक मजदूर के पास यह अधिकार नहीं होता कि वह अपने अनुसार जीवन जी सके। वे इनके हाथों सदैव से प्रताड़ित होते आ रहे हैं। इन्हें या तो पूंजीपतियों की नाजायज मांगों के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं या फिर खाना बदोश के समान एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भटकना पड़ता है। सुकिया का कथन मजदूरों की इसी संवेदना को प्रकट करता है। प्रश्न 9, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अपनी देश की सूखी रोटी को भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। उसे एक घर चाहिए था, पक्की ईंटों का, जहां वह अपना गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। फिर तुम तो दिन रात काम करते थे, मेरी खातिर पिटे। फिर यह बामण मारे बीच कहां से आ गया? सपनों की कांच उसकी आंखों में किरकिरा रहे थे। इन सभी प्रश्नों का, पांचों प्रश्नों का उत्तर यहां क्रम से दिया गया है। पहला का, मनुष्य जहां पैदा होता है वही उसका देश होता है। यहां पर यदि उसे पकवान के स्थान पर साधारण खाना भी मिले तो वह अच्छा लगता है। अभिप्राय है कि जहां मनुष्य बचपन से रहता आया है वहां पर जीने के लिए उसे दूसरों की शर्तों पर नहीं चलना पड़ता। वहां पर मान सम्मान से जीता है। दूसरे स्थान पर उसे दूसरे मनुष्य की बनाई शर्तों पर जीना पड़ता है। ऐसे भी उसका मान सम्मान जाता रहता है। सुकिया मानव से को कहता है, घर बनाना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत सारे नोटों की आवश्यकता होती है। इस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारी ऐसी स्थिति है कि हाथ में पैसा नहीं है और हाथी खरीदने की इच्छा रखते हैं। मानो और सुकिया मजदूर थे। वे ठेकेदार द्वारा दी गई झुग्गियों में रहते थे। मानव के मन में अपना घर बनाने का सपना जन्म लेने लगा था। वह अपने लिए एक पक्का घर चाहती थी। अपने घर में वह अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना चाहती थी तथा अपने बच्चों के प्रति छत चाहती थी। मानो जसदेव को खाना देने जाती है। वह उसके हाथ की बनाई रोटी खाने से मना कर देता है।
उसकी यह हिचक निकालने के लिए सुखिया कहती है कि तुम हमारे साथ रात दिन काम करते हो, मुझे बचाने के लिए तुमने मार भी खाई है। ऐसे में जब हम सब एक हो चुके हैं तो हमारे बीच में जाति कहां से आ जाती है? अर्थात तुम ब्राह्मण हो या हम चमार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अब एक ही हैं। पांचवा, जिस प्रकार कांच के टूटने पर उसके छोटे टुकड़े आंख में जाने से तकलीफ देते हैं, वैसे ही मानव के सपने टूटकर उसकी आंखों को तकलीफ दे रहे थे। उसने सोचा था कि खूब मेहनत करेगी और पक्की ईंटों का एक छोटा सा घर बनाएगी। वह सपना टूटकर चकनाचूर हो चुका था। उसके कारण उसकी आंखें रो रो कर काट रही थी। वह अपना समय रो रो करके काट रही थी। प्रश्न 10, नीचे दिए गए गद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। भट्ठे के उठते काले धुएं, जिंदगी का एक पड़ाव था यह भट्ठा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी खाना बदोश से ली गई है। इसमें भट्ठा छोड़कर जाते मानो तथा सुखिया के हृदय में दुख बयान किया गया है। दोनों सूबेदार के अत्याचार से तंग आकर भट्ठा छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। भट्ठे से काला रंग का धुआं निकल रहा था। उस धुएं ने आकाश में काली चादर बिछा दी थी। ऐसा लगता था मानो और सुखिया के आकाश रूपी सपने पर भट्ठे के मालिक सुबे सिंह के अत्याचारों ने पानी फेर दिया। उसके अत्याचारों के आगे न झुकते हुए दोनों ने भट्ठा छोड़ने का फैसला किया। वहां से चलते हुए बहुत देर हो चुकी थी। भट्ठा अब बहुत पीछे छूट गया था। उनकी स्थिति उन खाना बदोशों की तरह थी जो खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। उन्हें अब एक घर चाहिए था जिसमें वे सिर छिपा सकें। अब पीछे यादें ही रह गई थी। ये वो यादें थी जिसमें उनका किया परिश्रम था। उन्हें इस परिश्रम के स्थान पर पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन आज उन्हें भुला दिया गया था। उन्हें मजबूर कर दिया गया था कि वे अपमानजनक जीवन जिएं, फिर भट्ठा छोड़कर चले जाएं। दोनों ने सम्मानपूर्वक जीवन चुना और भट्ठा छोड़ दिया। आज यह भट्ठा उनके खाना बदोश जीवन का पड़ाव मात्र बनकर रह गया था। उन्होंने सोचा था कि वे यहां पर अपने जीवन को साकार रूप देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अच्छे जीवन की तलाश में वे आगे चल पड़े। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हमने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब बटन दबा करके हिंदी साहित्य के साथ जुड़ जाएं, अर्थात हिंदी साहित्य के ग्रुप के साथ जुड़ जाएं। अगर आपको इस प्रश्नोत्तर से संबंधित कुछ लिखना हो तो यहां पर अवश्य लिखें, ताकि हम उन कठिनाइयों को, उन कमियों को दूर कर सकें। इसके साथ डॉक्टर गजानंद आर्य का सबको नमस्ते और मां सरस्वती की आशीर्वाद और कृपा सबके ऊपर बनी रहे। अगले वीडियो में मिलेंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, आपको सूचना मिल जाएगी अगला वीडियो का। सबको फिर नमस्ते।